प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 8 में पाठ 14 अकबरी लोटा में पढ़ाने जा रही हूँ। अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा रचित कहानी है और ये एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल कल्पना से बनी हुई है, काल्पनिक कहानी है। इसमें एक और तो लाला झाऊलाल है जिनकी पत्नी 250 रुपए की मांग करती है और कैसे उनकी ये समस्या हल होती है। दूसरी ओर एक साधारण लोटे की कहानी है जो साथ साथ चलती है, जो विशेष रूप से यानी अर्थात अकबरी लोटा बन जाता है, जिसे एक अंग्रेज पुरानी व ऐतिहासिक वस्तु मानकर ऊंचे दामों में खरीद लेता है। तो इस प्रकार से अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अकबरी लोटा। और अकबरी लोटा ये बहुत ही रोचक कहानी है। आपको इसको पढ़ने से जो है बहुत ही आनंद आएगा और साथ में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इसमें काल्पनिक रूप से जो है कहानी के कथोपकथन और जो यहाँ पात्र हैं वो बहुत ही सजीव बन जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर लाला झाऊलाल है, उनको खाने पीने की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार होता है जहाँ पे बर्तन मिलते हैं, वहीं एक मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के यानी कि 100 रुपए महीने के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी कभी नहीं मिलते थे। यानी कि 250 रुपए एकदम से, ये है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यानी कि काशी के बीच बाजार में, बर्तन के बाजार में, ठठेरी बाजार में उनका मकान था, जहां ऊपर वो रहते थे और नीचे दुकानें किराए पर लगा रखी थी। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, और लेकिन कहते हैं फिर भी 250 रुपए एक साथ कभी उन्हें आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे, यानी कभी उनके हाथों में आया नहीं था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। सनसनाया यानी कि कहां से और कैसे होगा। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। और इस प्रकार से जब भी कोई पत्नी जो है अपने मायके का नाम लेती है तो जो है व्यक्ति के एक तरह से आन पर बनाती है। तो यहाँ पर जैसे ही झाऊलाल की पत्नी ने ये कहा कि आप डरिए मत और मैं अपने भाई से मांग लूंगी, ले लूंगी, तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? अब यहाँ देखिए, पति पत्नी की जो है यहाँ पर पत्नी जानती है कि किस प्रकार से पति के पास पैसे रहते हैं, लेकिन पति जो है रोब में किस प्रकार से अपनी शेखी भगाड़ता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पत्नी कहती है कि सप्ताह से आपका मतलब जो है 7 दिन से है या 7 साल से, 7 वर्ष से? तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए तो रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी, भाई मैंने तो बड़े रोब से कह दिया और यदि नहीं हुआ तो अब तो मेरे साख पे आ जाएगी बात, इज्जत पे लग जाएगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, इज्जत बचाने का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे अपनी पत्नी को, और उन्हें लगता है कि पहली बार पत्नी ने इस तरह से पैसे मांगे हैं और वो यदि समय पर नहीं दिया तो मेरी तो हमेशा के लिए इज्जत चली जाएगी। और इस तरह से जो है, अब एक काम यदि पत्नी को पड़ा है और वो नहीं दे पाए तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं, यानी हार रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था और कहते हैं कि अगर इस बार दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर क्या उसे मुंह दिखाएंगे। और इस तरह से सारे प्रश्न जो है उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा से वो जोड़कर देखते हैं। खैर एक दिन और बीता, अब 5वां दिन। घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, अपनी परेशानी, कठिनाई जो है, समस्या को सुनाया। अभी पंडित बिलवासी मिश्र उनके मित्र थे। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख खुक थे, खुक यानी खाली थे।
उनके पास भी कोई पैसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग चांग कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मैं मकान पर मिलूंगा। और इस तरह का आश्वासन देते हैं बिलवासी जी। वही शाम आज थी, यानी कि आज जो है छठे दिन की शाम, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी यानी कि जो भी इज्जत प्रतिष्ठा रोब जो था उनका, उससे हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री जो है उन्हें डालम फांसी ना कर देगी, यानी कि फांसी पर तो नहीं चढ़ा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मरोड़ यानी एक तरह से सिहर जाते थे या शरीर में एकदम से पेट में दर्द होने लगता था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके तो, इसी उधेड़ बुन में झावलाल जो है अपने छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई और अचानक जो है टहलते टहलते उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, यानी शुरू से ही वो पसंद नहीं था। उसकी शक्ल इस तरह से थी, इसका पूरा बताया गया है कि था तो नया, यानी लोटा ज्यादा पुराना नहीं था, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। यानी कि उसका जो चिलम यानी कि बिल्कुल पतली जैसी, ऊपर और नीचे जो है बिल्कुल गोल जैसा था, डमरू जैसा। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी को अदब मानते हुए, पति यानी इज्जत देते थे, और मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता भी कहते हैं। भाई ठीक है, कभी कभार जो है पसंद नहीं वो भी काम करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की इज्जत रखनी होती है। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, तो भी कम से कम इतना तो है कि लोटे में पानी दे रही है। अभी अगर चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि भाई अभी तो जो है मैं फंसा पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अब जो है बस एक दिन ही बचा है, और आज यदि नहीं मिला तो अब तो बाल्टी में भी भोजन मिलेगा तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर यानी कि बिल्कुल किनारे पे खड़े थे, छज्जे पे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया था कि या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। अब लेखिका कहती हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे नियम बनाए हैं, उनमें कुछ नियम उन्होंने बताए भी कि भाई बुजुर्गों ने ऐसे कहा था कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, या सोते समय यानी नींद में उठकर पानी नहीं पीना चाहिए, या यदि हम दौड़ लगाते हैं तो दौड़ने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और वो कहते हैं कि पता नहीं उन लोगों ने ये नियम बनाया कि नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, और इसीलिए क्योंकि उस समय के लोग तो नियमों को बहुत मानते थे, लेकिन झावलाल ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए लेखक को लगा कि भाई ऐसा नहीं बनाया होगा, शायद ये जो महत्वपूर्ण विषय था उनसे छूट गया। लाला झावलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पानी पिए ही होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ। उल्का यानी जो किरणें हैं बहुत तेज फैलती हैं, लेकिन यहाँ जो उसकी गति थी उस लोटे की, तो लेखक को लग रहा था कि जैसे वो उस किरणों को भी लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। आप देखते हैं कि पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने ये खोज की थी। तो कहते हैं कि उसी न्यूटन का नाम लेते हुए लेखक कहते हैं कि न्यूटन नाम का जो एक साइंटिस्ट था,
उसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में नियम की खोज की थी। और कहते हैं कहना ना होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि लोटा जो है नीचे की ओर बहुत तेजी से पहुंचा। और लेखक कहते हैं कि लाला को काटो तो बदन में खून ने। जैसे ही लोटा हाथ से छूटा और उन्होंने नीचे झांका, तो झांकते ही जो है लाला बिल्कुल सन्न हो गए। ऐसे लग रहा था कि मानो उनके शरीर में खून ही नहीं बह रहा है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं। इन 3 मंजिल का मकान था, और गली में जो हमेशा भरी हुई होती है, बाजार की गली, और ऊपर से यदि भरा हुआ लोटा, पानी से भरा हुआ लोटा यदि गिरता है, तो ये जो है कोई हंसी खेल नहीं है। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। क्योंकि झाऊलाल को ये बात तो समझ में आ गई थी कि पता नहीं किसके ऊपर ये काशीवास, क्योंकि काशी का जो है ये नगर का की गली थी, और कहते हैं यहाँ का संदेश लेकर पता नहीं कहाँ कौन सा अनाधिकारी के झोंपड़े पर, जो यहाँ पर नहीं अधिकार से नहीं रह रहा है, उसके ऊपर कहीं गिर जाएगा, तो पता नहीं क्या संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं गली में जोर का हल्ला उठा, यानी लोटा जैसे ही गिरा गली में बहुत तेज आवाज उठी। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, तब तक तो एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है। इनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो एक अंग्रेज है, जो नख सिख से भीगा हुआ है। नख और सिख यानी कि नाखून से लेके सिख यानी सिर तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, यानी कि एक टांग को ऊपर उठाए हुए सहला रहा है और दूसरे पैर से वो घूम रहा है, नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब देखो, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही झाऊलाल ने उस अंग्रेज को देखा और उसकी स्थिति को देखा और पास में उस लोटे को देखकर वो बिल्कुल समझ गए कि क्या हुआ है और कैसे हुआ होगा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, यानी कि उसकी जो बालकनी है, किनारा जो है, उससे टकराया, और वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा स्नान करा दिया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, यानी कि स्नान कराते हुए उसके जूते पर जो है वो बहुत तेज गिरा और उससे उसको चोट चोट लगी। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी कि जब उसने मुंह को खोला तो खुला छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि लाला झाऊलाल को उसने जो गालियां बोलनी शुरू हुई, वो बहुत लंबे समय तक बोलता ही गया और मुंह खुला ही रह गया। और उनको भी पहली बार पता चला कि अंग्रेजी में भी इतनी गालियां होती हैं, यानी कि एक बहुत लंबा चौड़ा एक कोश, एक संग्रह, एक डिक्शनरी है, वो उनको पहली बार पता चला। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे, सबको एक एक करके बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। और इस तरह से अंग्रेज को कुर्सी पर बिठाते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। यानी कि जो निर्दोष जो रास्ते पर चल रहे हैं उनके ऊपर लोटा फेंक कर जो वार करे, हमला करे, ऐसे को मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी खतरनाक पागल है। तो बिलवासी कहते हैं, नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, खतरनाक मुजरिम है। अब परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती, तो निश्चय
है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो है, बिलवासी जी जब अंग्रेज का भरोसा जीत चुके थे, तो अंग्रेज उससे पूछते हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, आप बताओ। तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब वो अंग्रेज कहता है पुलिस स्टेशन है कहाँ, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो चलिए, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, यानी कि ज्ञानी और पढ़ा लिखा समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी उत्साहित होता है कि भाई आखिर इसमें ऐसा कौन सा रहस्य है। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। संग्रहालय, जो म्यूजियम है वो संग्रहालय इसके लिए परेशान है। तो ये वही अकबरी लोटा है, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो अंग्रेज कहता है, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, यानी 16th सेंचुरी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी भरकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा अकबर, सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। मैं बराबर इसी से बजू करता था। बजू यानी कुल्ला करना, हाथ धोना। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद कर ले जाएं। फैंसी यानी कि कुछ भी जो आर्टिफिशियल दाम है, यानी कि इसका जो वास्तविक मूल्य है उससे कई गुना ज्यादा देकर इसे ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते ही जो पूरा उसका एक तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से बताया, और जैसे जैसे उसको सुना तो साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय पर ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी जी कहते हैं, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो बिलवासी जी कहते हैं, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वे ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ उसने अपने रुपए उठा लिए, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। धीरे धीरे दुख के साथ साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई, एक तरह से चाबी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ यानी कॉम्पिटिशन।
गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी कि उसने उसको उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया और कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल यानी पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्तक पुराना है, यानी कि एक शताब्दी, एक पीढ़ी पुरानी है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि जहांगीर के पिता अकबर थे और इसलिए एक पीढ़ी पुरानी हो गई। तो कहते हैं इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, क्योंकि जहांगीर के बाप अकबर थे। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। अब झाऊलाल तो समझ ही नहीं पा रहे थे ये बिलवासी जी है क्या। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। और इस तरह से बिलवासी जी ने उनके प्रश्न को घुमाया। कहते हैं इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए और मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी जी कहते हैं पहले इसको संभाल लो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी कि बहुत साधारण से मैं भी तल्लीनता कुछ नहीं देखता, क्योंकि रुपए जब इकट्ठे होके अपने खुद के होते हैं तो उसको बहुत मन लगता है उसको संभाल के बार बार रखने में। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी तो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, सिकड़ी यानी चाबी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। सोने की सिकड़ी यानी कि खोलने वाली, उसको निकाली और फिर उसमें जो ताली यानी कि छोटी चाबी बंधी हुई थी उसको निकाली। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने इस ताली से संदूक को खोला, यानी उस चाबी से जो ताला लगा हुआ था उसको खोला। उसमें 250 की नोट ज्यों के त्यों रखकर, यानी जैसे पहले रखा हुआ था उन्होंने उस वैसे ही रखकर उसको बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत, यानी कि जो चाबी जैसे उनकी पत्नी के गले में था वैसे ही डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पत्नी के बक्से से चोरी करके अपने मित्र की मदद के लिए गए थे, लेकिन इस तरह की घटना घटी कि उनपे जो चोरी का इल्जाम था वो भी नहीं लगा और वो इस से बरी हो गए। यानी चोरी की लेकिन चोरी कर पाते, यानी चोरी किए हुए पैसे यदि झाऊलाल को दे पाते और उनकी मदद कर पाते उससे पहले ही जो है उनका मसला जो है, समस्या जो है हल हो गया। और इसीलिए चुराए हुए पैसों को वापस वो अपनी पत्नी के बक्से में लाकर रख देते हैं और उस चोरी की जो एक उनके हृदय में एक जो भार था, पीड़ा थी, वो उससे मुक्त हो जाते हैं। और जब मुक्त हो जाते हैं तो बहुत गहरी नींद से वो सोते हैं और सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से ये कहानी एक काल्पनिक है लेकिन रोचकता और साथ में विवेक और सबक के साथ ये कहानी अपूर्ण अन्नपूर्णानंद वर्मा जो है पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार की कहानी बच्चों के लिए बहुत ही
शैक्षिक भी है, साथ में रोचक भी है और कल्पना प्रधान भी है। तो इस कहानी को पढ़ने से और सुनने से जो है जरूर आपको आनंद आया होगा। और इस तरह से जो है इस कहानी को आज हम संपूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद।